हेलो एंड वेलकम ऑफिसर्स। आई होप आप लोगों की एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोगों ने डाटा एनालिटिक्स पार्ट 1 भी देख लिया होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के साथ में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या-क्या है। तो हमारे सिलेबस में हमने देखा कि 6 टॉपिक्स हैं जो हमें प्रिपेयर करने हैं और हमने जो स्टार्ट किया है अभी वो हम डाटा एनालिटिक्स का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट किया हुआ है, आगे हम उसको प्रोसीड करेंगे। गाइडलाइंस में हमने देखा था कि टोटल 4 टॉपिक्स हैं: डाटा एनालिटिक्स, एक्विजिशन एंड प्रिपरेशन, एनालिटिक्स एंड मॉडलिंग, यूज ऑफ एनालिटिक्स इन ऑडिट। तो हमारे जो पहले 2 टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके हैं। आज हम हमारा 3rd एंड 4th टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, राइट? तो डाटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग, अब हमने पहले अपने लेक्चर्स में देखा कि ये स्टार्टिंग में पहले आपने डाटा को कलेक्ट कर लिया, आपने उसको प्रिपेयर कर लिया, अब आपने बना लिया है, अब आप उसको एनालाइज करेंगे ताकि आपको कुछ इंसाइट मिल सके आपके डाटा के साथ में, ठीक है? जैसे कि अभी हम कोविड के डाटा की ही बात कर रहे थे, अब सब स्टेट्स ने अपना डाटा देख लिया कि कितनी मॉर्टेलिटी हुई है, कितने लोग इन्फेक्ट हुए हैं, बच्चों में कितनी एंटीबॉडीज पाई गई हैं। तो वो सारा डाटा हमारा हो चुका है कलेक्ट, ठीक है? अब हमारा टाइम आ गया है अब उसको एनालाइज करने का। अब एनालाइज करने के हमारे 4 तरीके हैं। एक है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा है डायग्नोस्टिक, तीसरा है प्रिडिक्टिव एंड फोर्थ है हमारा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, राइट? तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जैसे कि नाम बता रहा है, ये इस अप्रोच में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। लाइक कोरोना का पहला केस कहाँ मिला, फिर कैसे फैला, तो जो पास्ट में चीजें हो चुकी हैं हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, हम वो जानने की कोशिश करते हैं हमारे डाटा को पढ़कर। तो इसमें आप क्या करते हैं, जो आपका रॉ डाटा होता है आप उसको समराइज करते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके कि जैसे कि यूएसए में कितने लोगों की डेथ हुई है, इंडिया में कितनी हुई है, ब्राजील में कितनी हुई है, तो जो हो चुका है हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। सो यहाँ पे हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है पास्ट की, पास्ट ट्रांजेक्शन्स की, राइट? Data analytics provides meaning and context to the individual transactions in a larger perspective, कि हमें एक ओवरव्यू पता चलता है कि वो जो चीज हुई है वो क्या हुई है, what has happened, right? ये है हमारा डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक एनालिसिस। अब डायग्नोस्टिक में है जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डायग्नोस करते हैं, तो उसमें ये होता है कि क्यों हुआ है वो और या फिर कैसे हुआ है वो, ठीक है? जैसे कि अब ये था कि इतने लोगों की डेथ हो गई तो वो क्यों हुई है, तो रीजन ये था कि ये जो वायरस है ये गले को इन्फेक्ट कर रहा है या फिर आपके आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर रहा है, तो व्हाई डिड इट हैपन में आप डायग्नोस करते हो प्रॉब्लम को, ठीक है? ये उसके एडवांस फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव के कि क्या हुआ था, अब ये है कि क्यों हुआ है या फिर कैसे हुआ है ये। तो इसमें आप अंडरस्टैंड करते हैं आपके रिलेशनशिप को, जो भी आपके पास डाटा सेट्स हैं और जो भी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स हैं उनको आप लिंक करके समझने की कोशिश करते हो, जैसे कि एंटीबॉडीज बन रही हैं, कैसे बन रही हैं, कितना हुआ है। तो इसमें जो 2 चीजें हैं, एक है आपका ड्रिल डाउन, दूसरा है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ठीक है? इससे हम समझने की कोशिश करते हैं हमारी जो कि क्या चीज़ कैसी हुई है, वो हमारा आता है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में, राइट? नेक्स्ट है हमारा प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिसिस जैसे कि नाम बोल रहा है, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अब आगे क्या होगा, ठीक है? या फिर कब होगा, कहाँ होगा, जो पास्ट डाटा है उसको देख के। अब जैसे बात कर रहे हैं कि फर्स्ट वेव आ चुकी है, तो अब नेक्स्ट प्रिडिक्टिव है कि सेकंड वेव आएगी, अब सेकंड वेव भी आ चुकी है तो नेक्स्ट प्रिडिक्शन है कि थर्ड आएगी। कहाँ आएगी, जहाँ पे आप प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे, जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, जहाँ पे आपके पास प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो आपका प्रिडिक्टिव एनालिसिस हो गया। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये डाटा के बेसिस के ऊपर हो रही हैं, ठीक है? तो आप इसे फोरकास्टिंग करते हैं, काफी टेक्निक्स, एस्टिमेटिंग टेक्निक्स लगाते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए फ्यूचर एक्टिविटी को, राइट? नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। अब आपने डाटा का अपने पास्ट भी समझ लिया, वो कैसे हुआ ये भी समझ लिया, आगे क्या होगा ये भी समझ लिया। अब नेक्स्ट स्टेज है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हम उस सिचुएशन में पहुंच सके जो हमें चाहिए, राइट? जैसे कि यही है कि अब फुल वैक्सीनेशन कर दो ताकि आगे जो ये प्रॉब्लम है उतनी बड़ी ना हो जाए, राइट? तो प्रिस्क्रिप्टिव इज अबाउट कि हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं सो दैट हम डिजायर सिचुएशन के पास पहुंच जाए। तो इसमें काफी सारे सिनेरियोज होते हैं, हम कैसे इनपुट डालेंगे वैसे निकल के आएगा। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन कर दो, प्रोटोकॉल फॉलो कर दो, लॉकडाउन कर दो, तो ये अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन है कोविड को टैकल करने के लिए, राइट?
नेक्स्ट है, ये तो थी अभी हमने जो किया वो हमने पढ़ा अप्रोचेस। अब हम देखेंगे कि टेक्निक्स क्या क्या हैं डाटा एनालिटिक्स की, राइट। सो ब्रॉडली देखें तो हमारी दो ही टेक्निक्स है, एक है एनालिटिकल और दूसरा है प्रिडिक्टिव टेक्निक। एनालिटिकल टेक्निक में क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे जो हमारा डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक अप्रोचेस है ना, हम उसको यूज कर रहे हैं सो दैट हम चीजों को समझ सकें, लाइक व्हाट व्हेन एंड हाउ ऑफ अ थिंग, राइट। प्रिडिक्टिव टेक्निक में आपका है रिग्रेशन, ये तरीका है ताकि आप फ्यूचर ओरिएंटेड होके डिसीजन मेकिंग को कर सकें, राइट। अब एनालिटिक टेक्निक्स को हम बात करते हैं, तो ये जो टेक्निक्स हमने देखी वो दो तरह की है ब्रॉडली, एक है स्टैटिस्टिकल टेक्निक और दूसरा है विजुअल टेक्निक। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में क्या है, हम स्टैटिस्टिकल मेजर्स को यूज करें ताकि हमें डाटा के साथ में कुछ इंसाइट मिले, राइट। और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स में हम विजुअल्स, ग्राफ और चार्ट को यूज करते हैं चीजों को समझने के लिए, ठीक है। जैसे स्टैटिस्टिकल टेक्निक में आपने बोल दिया कि 10% ऑफ द पॉपुलेशन हैज बीन इन्फेक्टेड, ठीक है। और ग्राफ में आपने बना दिया कि आपका ये है 10, 20, 30, 40 और ये आपकी पॉपुलेशन, ये मेल फीमेल है, तो आपने बता दिया कि जो मेल पॉपुलेशन है वो 10% इन्फेक्टेड है और जो फीमेल पॉपुलेशन है वो बहुत कम इन्फेक्टेड है। तो ऐसे जब आप डाटा ग्राफ के साथ में यूज करते हैं तो उसको हम विजुअलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं, राइट। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या है कि एनालिटिकल टेक्निक्स का ना कोई स्पेसिफिक स्टेप्स नहीं है, तो आप इसमें जो अप्रोच फॉलो करते हैं वो है आपका जूम आउट, जूम इन, फिल्टर अप्रोच। जूम आउट में क्या है, आप एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं, एक हॉलिस्टिक व्यू लेते हैं चीजों को समझने के लिए। फिर जूम इन में क्या है, आप और गहराई में जाते हैं उसको और अच्छी चीजों को समझने के लिए, ठीक है। फिर आप फिल्टर लगा देते हैं ताकि आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आपको मिल जाए, राइट। जैसे कि हमने देख लिया कि पूरी दुनिया में कोविड केसेस क्या है, फिर इंडिया में कहाँ कैसा है, फिर इंडिया में भी कौन से स्टेट्स में कैसा सिचुएशन है, क्यों है ज्यादा, वो चीज, राइट। अब स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में क्या है, हमने देखा कि हमने डाटा को जो भी हमारे पास मीन मीडियन मोड जो चीज़ें होती है वो हम यूज़ करते हैं। तो आपका डाटा प्रिपेयर हो गया, तो सबसे पहला यही है, आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स को यूज़ किया जो कि आपको समझाए कि क्या हुआ है, ताकि आप उसके बेसिस के ऊपर एक डाटा सेट आपका प्रिपेयर हो जाए जिसके साथ आप आगे के कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर सकें, ठीक है। इसके साथ आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। टेक्निक्स कौन-कौन सी हैं? ये है कोरिलेशन, जहाँ पे हम दो वेरिएबल्स के बीच में कितनी स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है कि वो कितने एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, हम देख रहे हैं कि जब हमारी किसी चीज़ की जो प्राइस है वो आपकी बढ़ जा रही है तो उसकी डिमांड कम हो जा रही है या फिर उसकी डिमांड बढ़ जा रही है, कैसा भी है वो कोरिलेशन है। रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, यहाँ पे आपकी जो डिपेंडेंट वेरिएबल होती है उसकी प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, लाइक क्रूड ऑयल है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लेकिन इंडिया में आता है उसके ऊपर सेस लग गया, सारा कुछ लग गया, तो वो और चीज़ों, अब इंडिया में उसका क्या प्राइस होगा वो और चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे हम जैसे रिग्रेशन एनालिसिस कर लिया। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, इसमें क्या है, जितने भी अलग अलग वेरिएबल्स हैं उसमें से हम जो काम के वेरिएबल होते हैं हम वो यूज करते हैं सिर्फ। प्रिंसिपल कंपोनेंट का मतलब भी यही है, जैसे कि हम अगर बोलते हैं कि हम इन्फ्लेशन को काउंट करने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लेते हैं, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम फूड एंड फ्यूल भी लेते हैं, हम हाउसिंग का खर्चा भी ले रहे हैं, तो जो मेन कंपोनेंट है इसमें हम वही स्टडी करते हैं, ठीक है। फैक्टर एनालिसिस क्या है, इसमें जो सिमिलर वेरिएबल्स है उनको आप एक साथ एसोसिएट कर देते हो और फिर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो। क्लस्टर एनालिसिस क्या है, इसमें आप क्या करते हो, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर आप उनको एनालाइज करते हो, ठीक है, क्लस्टर बना देते हो। सो एक टर्म आती है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब यही है आपके पास जो बिखरा हुआ डाटा है आप उसको ऐसे अरेंज कर रहे हो कि जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक साथ आ जा रही हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा विजुअलाइजेशन का पर्पस क्या है, हमने देखा कि ग्राफ बनाने का क्या पर्पस है, पाई चार्ट बनाने का क्या पर्पस है, सबसे पहला तो यही है कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, कि जो हमारे पास चीजें समझने वाली है वो आसानी से समझ में आ जाती है, ठीक है। अब जैसे एक बहुत बड़ा डाटा है हमने इसको पाई चार्ट में दिखा दिया, अब हमें पता चल रहा है कि ये जो चीज है ये 60% है, ये चीज है 40% है, ठीक है। तो हम ये यहाँ से देख के ही बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बड़ी है, कौन सी नहीं, ठीक है।
कॉम्प्रिहेंसिव है कि एक बहुत बड़ी चीज़ें, एक पूरे डिटेल में चीज़ें हमें पता चल जाती हैं हमारी उसकी, ठीक है। फोकस्ड कम्युनिकेशन है कि किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको देख के ही पता चल जाता है कि कौन सी साइड में क्या चल रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, एक आपके पैटर्न्स जो है वो अच्छे से समझ में आ जाते हैं। एनालिसिस है कि आप यहाँ पे थिंक करते हैं सब्सटेंस के ऊपर कि ये चीज़ कैसे हुई, ना कि मेथोडोलॉजी की आप पहले समझिए एक्स अपॉन वाई है, ऐसे है वैसे है, तो इसमें आपको बस देख के समझ में आ जाता है, राइट। अब तो ये विजुअलाइजेशन हम करते हैं तो इसके बेसिकली दो पर्पस सर्व होते हैं। एक तो है एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, इसमें आप क्या करें, डाटा को एनालाइज करके समराइज कर रहे हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है, कि जो मेन चीजें हैं वो हमने दिखा दिया। जैसे कि हमने जीडीपी का डाटा बनाया तो हमने देख लिया कि इंडिया की जीडीपी 2014 में कितनी थी, 2021 में कितनी है, तो यहाँ पे इतनी थी, यहाँ पे इतनी है, ठीक है। 14 से 21 में तो बढ़ी है, वैसे ही कम हुई है, नेगेटिव ग्रोथ आया कोविड की वजह से। बट आपको जो मेन चीजें हैं वो समझ में आ जाता है, फिर आप फर्दर लगा देते हैं कि जीडीपी हमारी बढ़ी है या कम हुई है, कैसा है, राइट। फिर दूसरा फायदा यही है कि कम्युनिकेशन हो जाती है। अब यहाँ से देख के पता ही चल रहा है कि इंडिया की जीडीपी जो है बड़ी ही है, तो आपको जानने समझने की जरूरत ही नहीं कितनी से बड़ी है, कैसा है, आपको देख के चीजें समझ में आ जाती हैं, राइट। अब नेक्स्ट है टूल्स क्या है एनालिटिक के। अब इसमें यह है कि अगर आप कोई भी टूल को अप्लाई करोगे डाटा को एनालाइज करने के लिए, चाहे वो स्टैटिस्टिकल टूल लगाओगे या विजुअलाइजेशन के टूल्स लगाओगे, उसमें आपने ये देखना है कि वो जो दो इश्यूज को वो टूल मीट करना चाहिए। एक है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी ये है कि आपके पास उतना पैसा है फाइनेंशियल टर्म्स में कि आप वो सॉफ्टवेयर लाके वो उस डाटा को प्रोसेस कर सकते हो, आपके पास उतना ह्यूमन रिसोर्स भी है, लोग स्किल्ड हैं, समझ सकते हैं कि डाटा को कैसे यूज करना है। स्केलेबिलिटी होना चाहिए, मतलब कि ये कि आपका ऐसा हो कि आप अपने डाटा को आगे फ्यूचर के जो डाटा आ रहा है वो उसको अकोमोडेट करके बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली ये है कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसको ये इंश्योर करना है कि जो एंटिटीज जो जहां हम ऑडिट करने जा रहे हैं और जिनका हमने डाटा लिया हुआ है उसको संभाल के रखे, वो किसी भी ऐसे सर्वर में ना चला जाए कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर ले। तो ये जो जिम्मेदारी है तो कॉन्फिडेंशियलिटी की वो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के ऊपर होती है, राइट। अब आपने डाटा एनालिटिक्स टूल्स यूज कर लिए, अब आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो दो तरह के आएंगे, एक आएगा ऑडिट इनसाइट्स, दूसरा आएगा ऑडिट एविडेंस, ठीक है। ऑडिट इनसाइट्स क्या है, यहाँ पे आपको सामने से कुछ नहीं मिलेगा लेकिन आप उसको डाटा को समझ के आप एक कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो है डोमेन नॉलेज हो उस चीज़ को समझने के लिए। इनसाइट्स का मतलब यही है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि कोविड जो है वो महाराष्ट्र में बढ़ा है या फिर केरला में बढ़ा है, फिर हमको एक इनसाइट्स मिल रही हैं कि अब उन्होंने प्रोटोकॉल खोल दिया है, लोगों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है, तो वहाँ पे दोबारा से हमारा बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये आपको एक इनसाइट्स देते हैं, जैसे कि हमारा वो आर नंबर आ रहा है कि कितनी स्प्रेडेबिलिटी है हमारे कोरोना वायरस की, तो वो सब हमारा इनसाइट्स है जो हम जनरेट करें डाटा को समझ के, राइट। नेक्स्ट है ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस क्या है, अब आपको अपने जजमेंट को लेना है कि जो आपने डाटा को इवैल्यूएट किया है आप उसको कैसे एक एविडेंस के तौर पे सामने रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने थर्ड वेव आने वाली है, अब आपने पूरा से फर्स्ट वेव को समझ लिया, सेकंड वेव को समझ लिया, अब आप उसके बेसिस के ऊपर कुछ कंक्लूजन निकालेंगे कि थर्ड वेव कैसा होगा और आप डाटा को यूज करेंगे एज अ प्रूफ उसको समझाने के लिए, ठीक है। तो वो रिजल्ट्स फिर इसमें एक यही कंडीशन है कि वो जो रिजल्ट्स तभी क्वालिफाई करेंगे ऑडिट एविडेंस के लिए जब वो रिक्वायरमेंट्स मीट करेंगे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के, राइट। नेक्स्ट है डाटा एनालिटिक मॉडल। मॉडल क्या है कि ये सेट है एनालिटिक टेस्ट का जिससे आपके रिजल्ट्स आए हैं और जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं अपडेट करके या फिर डाटा को चेंज करके, ठीक है। सो ये क्या है, ये सेट ऑफ एनालिटिक टेस्ट है जिनके बेसिस के ऊपर आपने रिजल्ट को निकाला है। तो ये मॉडल बनता कैसे है, सबसे पहले आपके पास जितना भी डाटा अवेलेबल है आप उसको रीस्टोर करेंगे, एक डाटा सेट को बनाएंगे, ठीक है। आपने प्रिपरेशन स्टेज के बाद डाटा को डाटा रेपोजिटरी है वहाँ पे स्टोर कर दिया। अब ये तो है नहीं कि आपने डाटा को एक बार कलेक्ट किया फिर आप उसको फिर ऐसे ही डिलीट कर दोगे और दोबारा से होगा तो आप दोबारा से कलेक्ट करोगे, तो वो तो नहीं होगा। तो एक डाटा रिपोजिटरी होगी, डाटा को आपने वहाँ पे स्टोर करना है,
फिर आप इनसाइट्स को ड्रॉ करोगे, जो भी आपने कंक्लूजन्स निकाले हैं, जो भी आपको समझ में आया है। फिर आप वो जो इनसाइट्स हैं, आप उनको कन्वर्ट करोगे डाटा मॉडल्स में, ठीक है। मॉडल्स में आपकी इक्वेशंस, क्वेरीज होंगी कि क्या ये दोबारा से हो सकता है या नहीं। अब आपने सारा कुछ बना दिया, आप उसके बाद जो है सीडीएमओ को सबमिट करेंगे रिव्यू और अप्रूवल के लिए, राइट। अब डाटा सोर्सेज, अब ये जो मॉडल बनाने के लिए आपको डाटा सोर्सेज कहाँ से मिलेगा? एक तो है आपका डाटा सोर्सेज सेंट्रलाइज्ड हो सकता है या फिर डिसेंट्रलाइज्ड होगा। सेंट्रलाइज्ड में ये है कि जहाँ पे आप ऑडिट करने जा रहे हैं वहाँ पे सारा डाटा एक ही जगह, एक डाटाबेस है उनका वहाँ पे है और आपने वहीं से डाटा को उठा लिया है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड है आपका कि आप जहाँ पे डाटा करने जा रहे हैं वहाँ पे वो डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब आपके यूनिट्स है, आप एक होल्डिंग कंपनी में गए हैं और उसके जितनी सब्सिडीज कंपनीज है उनका डाटा अलग अलग जगह पे है और उन्होंने वो डिसेंट्रलाइज कर रखा है, ठीक है। तो आपका वहाँ पे जो सोर्सेज होंगे वो डिसेंट्रलाइज्ड होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक ऐसा मॉडल यूज करना पड़ेगा जहाँ पे आप सब यूनिट का डाटा भी फीड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें टर्म आती है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का मतलब ये है कि कोई भी इंटरैक्टिव मीडियम, जैसे कि अगर हम बाहर देखें तो पॉल्यूशन का डैशबोर्ड्स लगे हुए हैं काफ़ी जगह, जहाँ पे हमें रियल टाइम बेसिस पे बताते हैं कि सिटी का पॉल्यूशन लेवल कितना है, पर्टिकुलेट मैटर कितना है, रेनफॉल होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो वो एक इंटरैक्टिव मीडियम है जो कि हमें इंफॉर्मेशन जो है शो करता रहता है, ठीक है। तो डाटा एनालिटिक्स में भी हमको ग्राफ चार्ट से इतने इंसाइट्स मिलते हैं, तो आप उनको डैशबोर्ड में पुट कर सकते हो ताकि जो व्यूअर है वो समझ में आता रहे, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में गुड्डा गुड्डी डैशबोर्ड्स बने हुए हैं कि किस गांव में कितने लड़के पैदा हुए हैं, कितनी लड़की पैदा हुई है, तो वो रियल टाइम बेसिस पे हॉस्पिटल उसको अपडेट करती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है रीयूजेबिलिटी। अब ये जो हमारा मॉडल है उसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर यही है कि रीयूजेबिलिटी, कि आपका डाटा मॉडल ऐसे बनाओ जो आप फ्यूचर में भी यूज कर सको। एक ऑडिट पार्टी ने सारा कुछ बना के दे दिया, अब ऐसा तो है नहीं कि वो ही यूज करेगी, बाद में वो पार्टी चेंज हो जाएगी, दूसरी आएगी, तो अब दूसरी आएगी उसको भी डाटा चाहिए होगा। तो ऐसा मॉडल होना चाहिए जिसको आप बार बार यूज कर सके अपडेट करते हुए, ठीक है। तो डाटा कलेक्शन प्रोसेस इज नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज, बट ये आपका पीरियडिकली या एनुअली होता रहना चाहिए, राइट। डॉक्यूमेंटेशन डाटा एनालिटिक प्रोसेस, अब इतना कुछ हो रहा है तो अब किसको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या सोच के वो पूरा मॉडल डेवलप किया है? तो एक डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक तो ये आपको हेल्प करता है रिव्यू करने के लिए कि प्रोसेस क्या अपनाया था आपने। मेंटेनेंस ऑफ डाटा इंटीग्रिटी, मतलब कितने लोग आ रहे हैं, कितना एक्सेस किया हुआ है, सर्वर के ऊपर नहीं है या उसको कैसे चेक करना है, वो सारा कुछ आपका डॉक्यूमेंटेशन में होता है। डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि हमारा मैनुअली भी होता है कि एक ऑडिट पार्टी कहीं ऑडिट करने जा रही है तो वो पुरानी जो उनकी आईआरस होती हैं उनको वो चेक करती हैं ताकि उनको पता चले कि वहाँ पे क्या लूप होल्स आ रहे हैं, एक आपको इंसाइट मिल जाती है। तो यही है कि डॉक्यूमेंटेशन डाटा एनालिटिक्स में भी फ्यूचर जो ऑडिट टीम्स हैं उनको असिस्ट करती हैं, ठीक है। और ये अगर डॉक्यूमेंटेशन भी ऐसा नहीं है कि अपनी मनमर्जी से कोई कुछ भी फाइल्स को प्रिपेयर कर रहा है, बट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो कि आईए-एडी डिपार्टमेंट जो है वो बताता है। और जिसने जो भी डॉक्यूमेंटेशन बनाया है उसको उसका ऑडिटर साइन करेगा और जो उसका सुपरवाइजिंग ऑडिट ऑफिस होगा वो काउंटर साइन करेगा, ठीक है, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए। अब जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें क्या क्या होगा? एक तो आप उसमें बताओगे कि डाटा आपने आइडेंटिफाई कैसे किया, कलेक्शन कैसे हुई है, कौन से सॉफ्टवेयर में आपने डाला था, कौन सी टेक्निक यूज किया, उसका रिजल्ट क्या आया, फिर आपने मॉडल क्या बनाया, और आप फीडबैक भी दोगे कि ये जो सारी चीज हुई है आपको ठीक लगा या नहीं लगा, राइट। अब डाटा रेपोजिटरी है। डाटा रेपोजिटरी देखा कि हमने एक बार डाटा कलेक्ट कर लिया तो उसको ये तो है नहीं कि हम उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, डिलीट कर देंगे, बट उसको कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, ठीक है। तो वो रेपोजिटरी के पास जाएगा हमारा। तो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में डाटा कलेक्ट होगा, मैनेज किया जाएगा, जिसकी वजह से एक डाटा रेपोजिटरी बन जाएगा पूरे डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। और ये सेंट्रल लेवल के ऊपर भी होगा, फील्ड ऑफिस लेवल दोनों के ऊपर होगा, राइट। फील्ड ऑफिस में क्या है कि बेसिकली फील्ड ऑफिस को अपने डोमेन में देखना पड़ेगा। जैसे जो रेवेन्यू सेक्टर है वो रेवेन्यू अपने रेवेन्यू जहाँ जहाँ से आ रही है उसका डाटा बनाएंगी, जो एक्सपेंडिचर से रिलेट कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे खर्चा हो रहा है उसका डाटा बनाएंगी, राइट। तो इनका अपने हिसाब से होगा जो फील्ड ऑफिस है। अब इसके स्टेप्स क्या है डाटा रिपोजिटरी बनाने के लिए? सबसे पहला यही है कि यू शुड
नो कि आपको कौन सा डाटा को स्टोर करके रखना है, तो डाटा आइडेंटिफिकेशन होगा आपका सबसे पहले कि कौन सा डाटा अवेलेबल है आपके पास। और ये आइडेंटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले तो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके जुरिस्डिक्शन में कौन सा डाटा अवेलेबल है, और एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, आपको आइडेंटिफाई करते रहना है और अपना रेपोजिटरी में डालते रहना है। नेक्स्ट है आपका डाटा मैपिंग। डाटा मैपिंग में क्या आता है कि आपको सेक्टोरल बेसिस के ऊपर डाटा को बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपने बना लिया सोशल सेक्टर का, आपने डाटा आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें सोशल सेक्टर का बनाना है। आप सेक्टोरल बेसिस के ऊपर बनाएंगे कि एजुकेशन के ऊपर डाटा आपका अलग होगा, आपका हेल्थ के ऊपर डाटा अलग होगा, वुमेन वेलफेयर के लिए अलग होगा, तो वो आपको बनाना होगा, मैपिंग करनी होगी, ठीक है। फिर आपने सारा कुछ कर लिया, अब आप उसको प्रिपेयर करोगे, ठीक है, कि आपने प्रॉपर बना लिया कि सीधे डिस्ट्रिक्ट बना लिया आपने, डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर कितने ब्लॉक हैं, फिर ब्लॉक में विलेजेस कितने आ रहे हैं, हर विलेजेस में कितने हाउस होल्ड है, तो एक प्रॉपर आपने डाटा को प्रिपेयर कर लिया ढंग से। फिर जो फील्ड ऑफिसेज हैं वो डाटा को रेगुलरली अपडेट करती रहेंगी कि कहाँ कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ है। डाटा स्टोरेज क्या है हमारा, अब डाटा स्टोरेज में यही है कि आपका सारा डाटा आपने ले लिया है, डाटा डंप्स होंगे, ठीक है। अब आपको डाटा डंप्स है कि सब पूरे ऑफिस ने डाटा बना के दे दिया है, अब आप जहाँ ऑडिट करने जाएंगे आपको जो डाटा चाहिए उन डाटा डंप से आप निकाल लेंगे, ठीक है। मीटा डाटा, ये हमने पहले भी देखा था, इट इज अ सेट ऑफ डेटा, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे डेटा सब ऑफिस ने बनाए होंगे और उनको हम कलेक्ट कर देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है मीटा डेटा, राइट। सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी, तो हमने बोला था कि मेन जो हेड होगा ये डाटा एनालिटिक्स का सारा स्टोर करने के लिए, वो सीडीएम में है हमारा, ठीक है। एक ओवरऑल और जो फील्ड ऑफिसेस हैं उनको ये अथॉरिटी देगा कि वो उनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे जीएसटी का भी डाटा है, कुछ डाटा सेंटर के पास है, कुछ डाटा स्टेट के पास है, तो कोई जीएसटी का ऑडिट करने जा रहा है तो उनको ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी और उनको एक्सेस मिल जाएगा, राइट। एंश्योरिंग कॉन्टिन्यूटी एंड अवेलेबिलिटी, अब ये पूरे डाटा एनालिटिक्स में ये ज़रूरी है कि जो भी आपका डाटा है वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलता रहे, ठीक है। तो इसके लिए आपके रूल्स दिए हुए हैं इन्होंने, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी हैंडबुक फॉर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इसमें प्रिंसिपल मेंशन्ड है कि आपको कैसे मेंटेन करना है। अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा का मतलब ये है कि आपका जो भी डाटा है प्रॉपर कैटलॉगिंग हो उसकी, जैसे उसमें होगी, जैसे हमारा इंडेक्स ही होता है, जैसे लिखा होता है कि 1 to 10 पेजेस तक इंट्रोडक्शन है, 11 से 25 पेजेस तक चैप्टर 1 है, सो देयर शुड बी प्रॉपर इंडेक्सिंग कैटलॉगिंग हो आपके डाटा का, सो दैट वो टाइमली अवेलेबल हो। ये नहीं है कि आपको सर्च करने के लिए काफी एफर्ट्स करने पड़े अपने रिपोजिटरी से भी, राइट। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है, अब आपने डाटा कलेक्ट प्रिपेयर एनालिसिस सारा कुछ कर लिया, अब आप उसको ऑडिट में कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहला ये है कि जो डाटा एनालिटिक्स के रिजल्ट है वो ऑडिट के किसी भी स्टेज में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्लानिंग स्टेज में क्या है, आप इश्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे, आप देखेंगे कौन से यूनिट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमें कहाँ पे ऑडिट करने जाना चाहिए। एग्जीक्यूशन स्टेट में आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे डेविएशंस रिजल्ट में आ रही हैं, कहाँ पे हम डाटा को यूज कर सकते हैं ऑडिट एविडेंस के तौर पे। ऑडिट रिपोर्टिंग में क्या है, आप इनके रिजल्ट्स को यूज कर सकते हो आपने जो ऑडिट फाइंडिंग्स किया उनको फर्दर सब्सटेंशिएट करने के लिए, राइट। एक्वायरिंग डेटा फॉर एनालिसिस, तो आपको डाटा मिलेगा कहाँ से, सबसे पहले तो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको डाटा कौन सा चाहिए। अब सबका नेचर ऑफ ऑडिट अलग है, जैसे फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट में जो आपका डाटा होगा वो ये वही कंपनीज कितनी है उनकी परफॉर्मेंस बैलेंस शीट से पता चलेगी आपको, तो आपने उनका बैलेंस शीट ऑडिट करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करना है, उसका डाटा अलग होगा। कंप्लायंस ऑडिट में आपका डाटा रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी, आपको रूल्स रेगुलेशंस देखने हैं, कौन से लॉज का कंप्लायंस है वो चेक करना है। परफॉर्मेंस ऑडिट का आउटकम्स देखने हैं आपका, तो इनका अलग डेटा होगा, ठीक है। सो एज एन ऑडिटर उसको मालूम होना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि उसको कौन कौन सा डाटा चाहिए, और इसके बाद ही वो अपना इनिशियल ऑडिट प्लान जो है वो बना सकता है, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि जो भी उसको डाटा चाहिए वो स्टार्ट ऑफ द ऑडिट में ना आइडेंटिफाई हो पाए, तो उस केस में ऑडिटर को पूरा ध्यान रखना है कि फ्रेश डाटा आ सकता है और उसको यूज करना है उसको फर्दर कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने के लिए। यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन ऑडिट प्लानिंग, अब सबसे पहले ये है कि इसमें हम जो भी डाटा यूज, ऑडिट प्लानिंग हमारी हमेशा रिस्क बेस्ड अप्रोच के ऊपर होती है। इसका मतलब ये है कि जिन एंटिटीज में हमें दिखता है कि ये हाई रिस्क एंटिटीज हैं उनको हम ज्यादा फोकस करते हैं अपने
ऑडिट करने के लिए इन कंपैरिजन जहाँ पे छोटी यूनिट्स हैं या फिर जो स्मूथ फंक्शन कर रही हैं उनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो जो डाटा एनालिटिक्स है वो भी सपोर्ट करता है एविडेंस बेस्ड ऑडिट प्लान। आपको इस प्रूफ है जहाँ पे आप देखते हैं कि इस कोई पर्टिकुलर एंटिटी से आपको बार बार सेम नेचर के पैरास मिल रहे हैं कि वो तो ठीक ही नहीं कर रहे हैं वो प्रॉब्लम को। ठीक है, तो आपको एक डाटा से कोई एविडेंस आपको मिल जा रहा है कि यहाँ पे है, तो वो आपको आपके ऑडिट यूनिवर्स से आपको रिस्क एरियाज पता चल जाएंगे, आप उसके हिसाब से ऑडिट को प्लान कर सकते हैं। राइट। एनुअल ऑडिट प्लानिंग। अब ऑफिस में जहाँ पे सारे कैपेबिलिटी हैं, उनके पास सॉफ्टवेयर भी है, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स भी हैं, तो वो एक रेपोजिटरी बना लेते हैं अपना कि हमारे पास कितना डाटा है और फिर उस डाटा को मॉडल को यूज करते हैं रिस्क एनालिसिस करने के लिए। मतलब कि आपके पास सारा डाटा आ गया, आपके पास सारी यूनिट्स आ गई हैं, फिर आप उसको यूज करते हैं, देखते हैं कि कौन से यूनिट में कितना रिस्क है और उसके बेसिस के ऊपर आप अपना जो है एनुअल ऑडिट प्लान जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, प्लानिंग स्पेसिफिक ऑडिट्स। अब ये तो था कि आपको एक एनुअल ऑडिट प्लान में आपको डाटा जो है एनालिटिक्स हेल्प करता है, इसके अलावा आपको यूनिट लेवल प्लानिंग में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, ऑडिट ड्रॉ करने के लिए। आइडेंटिफाइंग रिस्क एरियाज लीडिंग टू सेटिंग ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स। तो अभी तक डाटा एनालिटिक्स से आपको ये पता चला कि कौन से यूनिट्स को आपको ऑडिट करने जाना चाहिए। डाटा एनालिटिक्स से आपको ये भी फायदा है कि ये आपको इंसाइट्स देता है कि आप उन यूनिट्स में जाके क्या चीज़ों को आप चेक करें। जैसे कि आपने देखा कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में ऑडिट करने गए, वहाँ पे आप वाउचिंग करते हुए आप देख रहे हैं कि उनके पास हमेशा वो कैश लेजर में कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन्स को मिस कर देते हैं, मतलब वो इवेशन ऑफ मनी कर रहे हैं, या फिर जो एसेट्स हैं उनके पास में उसके वो सर्टिफिकेशन नहीं है उनके पास कि वो एसेट उनके नाम पर है या नहीं है। सो आपको इस तरह से आपको रिस्क एरियाज भी पता चल सकते हैं डाटा एनालिटिक्स के थ्रू। राइट। आइडेंटिफाइंग सैंपल यूनिट्स फॉर सब्सटेंसिव चेक्स। अब हमने वो देख ही लिया कि डाटा एनालिटिक्स का काम यही है, आपने एनुअल ऑडिट प्लान बना लिया है, आपने रिस्क एरियाज को भी देख लिया है, फिर आपने उनमें से भी जो रिस्क इंडेक्स बनाया, एक कंपोजिट रिस्क इंडेक्स बन गया कि एक डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतनी यूनिट्स हैं और इन सब में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बेसिस के ऊपर आप जो है अपनी यूनिट्स को चूज कर लेंगे। राइट। यूनिट लेवल प्लानिंग। सो यूनिट लेवल प्लानिंग यही है वेयर यू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस, ताकि आप उसको यूज कर सको जब आप ऑडिट करने जा रहे हैं। ठीक है, it refers to identification of specific transactions for applying to substantive checks in selected sample of audit units, right? So इसमें आपको ये भी होता है कि अगर आपको कोई डेविएशंस भी हैं, जो क्राइटेरिया आपने चूज किया हुआ है वो भी आपको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है। आपके जो डैशबोर्ड्स बने हुए हैं वो उससे आप फिल्टर कर सकते हैं रिजल्ट को और बेटर आप ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, यूज ऑफ डाटा एनालिटिक्स इन ऑडिट एग्जीक्यूशन। अभी तो था कि आप रिजल्ट्स कैसे ड्रॉ करते हो, अब आप ऑडिट को एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, वहां पे डाटा को कैसे यूज करते हो। सो यहाँ पे बस आपका डाटा कहाँ यूज होगा, ये आपका एविडेंस के फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, एविडेंस को आप कलेक्ट करते हैं, उसको आप अपने ऑडिट असर्शंस को सब्सटैंशिएट करने में यूज कर देते हैं। डाटा एनालिटिक्स कैन बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग ऑडिट एग्जीक्यूशन स्टेजेस। फॉलोइंग स्टेजेस, एक इसमें है पैरापेथेटिक ऑडिट टीम्स, मतलब कि जो घूमने वाली ऑडिट टीम्स हैं हमारी। ठीक है, उनको आपको डैशबोर्ड देना चाहिए या फिर रिजल्ट्स देना चाहिए जो आपने प्लानिंग स्टेज में खुद से कंक्लूड किया है। ठीक है, ताकि ये जो वो ऑडिट करने गए हैं वहां पे उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, इंसाइट्स मिलती रहे कि उनको क्या क्या चेक करना है वहां पे। ठीक है, पैरापेथेटिक का मतलब होता है घूमने वाली जो ऑडिट पार्टीज है। राइट। फिर है लास्ट में कि अब आपने एग्जीक्यूट भी कर लिया ऑडिट को, अब आपको लास्ट में रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्टिंग में डाटा एनालिसिस कैसे आपको हेल्प करेगी, आपको जो भी आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपने डाटा को यूज करना है रिपोर्टिंग करने के लिए। राइट। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ये था हमारा एंड ऑफ द लेक्चर ऑफ डाटा एनालिटिक्स पार्ट 2। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपको मेरा लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे जो भी लेक्चर्स बनाऊं वो आपको टाइमली पता चल जाए। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू।